वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अदालतों का जिक्र करेंगे और अदालतों के ज़रिए जो अब आगे आने वाले दिनों में सियासत के फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ जो केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, इन सब के जो फ़ैसले आने हैं या हम उम्मीद कर रहे हैं आएंगे, तो उनसे ही हमें ये एहसास होगा या हम कह सकेंगे कि सियासत की आने वाले दिनों में क्या शक्ल निकल रही है। सबसे बड़ा केस इस हवाले से तो ऑब्वियसली रिज़र्व्ड सीट्स का है। गुज़िश्ता रोज़ उसकी बहुत तफसील से समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। बराह रास्त हम जैसे सब लोगों ने ही देखी। जो रिमार्क्स थे जजेस के, उनसे भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ हम गेस तो कर सकते हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कि कुछ जजेस क्या सोच रहे हैं। काजी फायज़ ईसा साहब के बार बार जो रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस साहब के, तो उससे लगा कि जैसे वो अपने जनवरी का जो फ़ैसला है जिस पे गालबन इनडायरेक्टली तनकीद होती रही उस समात में, उसको वो डिफेंड करते हुए नज़र आए। बाकी कुछ जजेस जैसे अथर मिनिल्ला साहब हैं या मुनीब अख्तर साहब हैं, और उनके रिमार्क से हम कह सकते हैं कि ये लगा देखने वालों को कि वो जो बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे जमहूरियत की, कि या जो जनवरी में बल्ले का फ़ैसला आया था उसका जमहूरियत पर क्या असर पड़ा। उसके साथ साथ आज ही अथर मिनिल्ला साहब का भी एक डिसेंटिंग नोट सामने आया है। एक और अहम केस में जो नैब अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ केस चल रहा है, उसमें बेंच ने इमीडिएटली जो फ़ैसला करना था वो ये था कि क्या इमरान खान साहब, माफ़ करिएगा, क्या लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जा सकती हैं कि नहीं उस केस की। उसमें जो डिसेंटिंग नोट था उसमें अथर मिनिल्ला साहब ने कहा कि उनके ख़्याल में बराह रास्त उसको दिखाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। ये ऑब्वियसली दो बहुत अहम मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, आने वाले दिनों में ईद के बाद ये सुने जाएंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत अहम केसेस चल रहे हैं। उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ तो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस से है। इसी हवाले से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक इमरान खान साहब पे एक और केस बना है या बनने की तैयारी हो रही है, जो उन्होंने एक 1971 के वाक़े के हवाले से एक वीडियो ट्वीट की थी। तो उसमें आज पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब, उनको भी बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशंस के लिए। उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है, क्योंकि इन दोनों ने एफआईए का जो नोटिस आया था इनको, उसको चैलेंज किया था। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया कैंपेन चली, उनकी फैमिली का डेटा लीक हुआ, उस पर जो तौहीन अदालत का केस है, उसकी भी समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। और साथ साथ अहम केस जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो इस्लामाबाद की सीट्स के हवाले से फ़ैसले हो रहे थे, और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप थी वो चली गई इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था जज साहब पे, और वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट कर ली। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसनात साहब, साकिब बशीर साहब। किसी तारुफ के दोनों मोहताज नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सब जो सुपीरियर जुडिशरी है उस पर रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत गहरी नज़र है इनकी इन सब अमूर पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी हसनात साहब, ईद के बाद तो कोर्ट्स में एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है, और आप मसरूफ़ ही मसरूफ़ है। मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या सवाल करूँ आपसे, है? नहीं, एक्साइटमेंट तो अभी भी चल रही है, और अब कल फिर नैब लॉ अमेंडमेंट का केस है, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें अटेंड करेंगे वो हियरिंग में भी, वो बोलें भी। अब उन्हें कितना अलाउ किया जाता है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो अगर कोई बोलते हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने कोई बात की, उस पर अदालत ने कहा कि ये इस किस्म की चीज़ को हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट 7 जून को 3 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में अब एलिवेट होने हैं, उन हवाले से गौर होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास, उसकी क्या अहमियत है, आप उसका क्यों जिक्र कर रहे हैं? ये तो रूटीन का काम नहीं है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री, इस वक्त जो नजरियाती तकसीम है सुप्रीम कोर्ट में, डिवीजन है, इसके अलावा और भी जो सूरत हाल है, खासकर अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऊपर लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में,
क्योंकि हुकूमत इस वक्त काफ़ी तकदो कर रही है कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। वजह ये है वो बहुत कॉम्पिटेंट जी, कॉम्पिटेंट से ज़्यादा मसला ये है, कॉम्पिटेंट तो 2 महीने पहले उनका कोई नाम नहीं लिया जा रहा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करना है। मसला ये हुआ कि जो उन्होंने जिस तरीके से वो लाहौर हाई कोर्ट चला रहे हैं, उन्होंने जो केसेस की डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हाई प्रोफाइल केसेस या पोलिटिकल नेचर के, वो उन जजेस के पास भेजे जहाँ बगैर ये लग रहा है कि हुकूमत को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुश्किलात हैं। फिर ट्रिब्यूनल में जो उन्होंने नए जज अपॉइंट किए हैं वो ऐसे जज किए हैं जिन पे जो है वो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि कहीं ये फॉर्म 45-47 की कंट्रोवर्सी मज़ीद न बढ़ जाए, तो वो अभी नोटिफाई नहीं हुई है। तो इसके अलावा भी और जो उनका 6 जजेस के खात पे जो सोमोटो केस, उसमें जिस तरह उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग करके एक जो मिनट्स भेजे और जिसमें कहा कि जी इंटरफेरेंस होती है, तो ओवरऑल ही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो एक वक्त हुकूमत कि वहाँ कोई आगे जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट चल रही थी 9 मई के बाद मार्च तक, तो वो बड़ा स्मूथली हुकूमत को परेशानी नहीं थी। तो मार्च के बाद चीज़ें उनसे नहीं मैनेज हो रही लाहौर हाई कोर्ट। तो ये है कि उनको लाया जाएगा। उनको अगर लाया जाएगा तो फिर क्या हालात होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी कोर्ट है, 10 करोड़ आबादी सर, फिर अगर उनको लेके आ रहे हैं और इन वजूहात से लेके आ रहे हैं तो फिर लाहौर में वो फिर उनको पता होगा ना कि रिप्लेसमेंट कौन लानी है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उन्होंने सिर्फ सोचा है कि बंदे को हटा दें और उनको ये नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी पता नहीं है कौन है जिन्होंने ये सारा प्लान करना है। मैं उनका नाम नहीं ले रही, जा रहा है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस फिलहाल अपॉइंट होंगे, तो वो फिर उनको पता होगा। लेकिन ये भी है कि क्या जो जुडिशल कमीशन के 9 मेंबर होते क्या उनको लाएंगे या नहीं, ये अब देखना होगा 7 जून को, क्योंकि मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि क्या उनको अपॉइंट इस टाइम पे किया जाए ना किया जाए। तो ये अपॉइंटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो खासकर लाहौर हाई कोर्ट। साकिब साहब, आप हसनात साहब की बातों से इत्तेफाक करते हैं कि अब ये हम आने वाले दिनों में ये सारी जो सियासत है कि चीफ जस्टिस साहब को ऊपर लाया जा रहा है और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे। और सर फिर जरा ये भी बताइएगा, तो बेचारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट उधर से किसी को नहीं ऊपर लाया। हालांकि सीनियर मोस्ट है इस वक्त आमिर फारूक साहब, सबसे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस। अतर मिनेला साहब के बाद तो शायद कोई भी नहीं ऊपर आया ना इस्लामाबाद से। 2021 अक्टूबर या नवंबर था जब जस्टिस अतर मिनेला ऊपर गए थे सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, अब मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस है। अब अगर कंसिडर करना चाहे सुप्रीम कोर्ट तो कर भी सकती है। हो सकता है ये कर रहे हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑलरेडी एक जज जो है वो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो जाएंगे तो फिर जो है वो नया लेके जाएं। नहीं तो क्या लाहौर हाई कोर्ट से कोई नहीं है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं, मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि वो असल बड़ी हाई कोर्ट है। लाहौर हाई कोर्ट एक जो है वो 60-70 जजेस हैं, यहाँ पे 10 जजेस हैं, मतलब उस लिहाज से थोड़ा सा वो शायद उस देख रहे हो। तो जो बात मलिक साहब कर रहे हैं वो डेफिनेटली उसमें रिसेंटली जो ATC कोर्ट थी वहाँ पे जजेस लगाने थे, वो बड़ी तगोदो हुई, उसके बाद जजेस वहाँ पे लगे हैं। फिर जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है ये बड़ा अहम था। ट्रिब्यूनल जो है वो अगर जजेस वो लगते, वो जितने जजेस के नाम उन्होंने दिए थे वो इंडिपेंडेंट माइंड जजेस समझे जाते हैं, जिसके बाद वो सडनली कानून आ गया कि रिटायर्ड जज को लगाएं, रिटायर्ड जज को लगाएं, और वो कानून जो है वो चैलेंज भी हो गया है। उसको जो एक्ट है, एक्ट में जो तरमीमी एक्ट है 2024 का इलेक्शन एक्ट, उसको चैलेंज किया है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 3 जो कैंडिडेट्स हैं PTI के, उन्होंने चैलेंज किया है। कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास वो केस लगा हुआ है, लेकिन उसमें दिलचस्प सूरत हाल कल जो है वो बन सकती है। 2 किस्म के सिनेरियो हैं। एक तो ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो मामलात कर रहे हैं इनको आपस में पता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो पिछले एक सवा माह उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के वो जजेस नहीं लगाए, फिर अचानक ऑर्डिनेंस आ गया। ऑर्डिनेंस आते ही इधर से दरखास्तें आ गई तीनों MNAs की कि ये जी जो ट्रिब्यूनल हैं जस्टिस दांगेरी ये बायस है। मतलब मैं हैरान हूँ बायस उनको कहाँ नजर आए। मतलब कि कुछ क्योंकि कोई कह रहा था कि शायद उनको शिकायत ये है कि बड़ी तेजी से वो केस चला तेजी भी है। बिल्कुल 180 डेज जो है उन्होंने कंक्लूड करना होता है, और वो बिल्कुल उस लॉ के मुताबिक चल रहे हैं जो इलेक्शन लॉज हैं। और उसमें बायस मेरे लिए हैरान कौन था कि तीनों MNAs जो है इनको 2 मई को पहला नोटिस हुआ और ये 2 जून को इलेक्शन कमीशन जाते हैं। इन्होंने फॉर्म 45 एक मंथ में
इलेक्शन ट्रिब्यूनल जैसे जहांगीरी की अदालत में जमा नहीं करवाए 3 नोटिस के बावजूद, बाकी और सबने जमा करवा दिए, बाकी जो उम्मीदवार थे उन्होंने जमा करवा दिए, इलेक्शन कमीशन ने भी इन तीनों जो जीते हुए एमएनए हैं इन्होंने फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए, वहां जमा नहीं करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए हैं कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल चेंज करें या कोई रिटायर्ड जज लगवाए। रिटायर्ड जज जो है कोई भी कहीं पे भी लगेगा, रिटायर्ड बंदा रिटायर्ड ही होता है, उसकी स्टेक्स नहीं होते, उसके इख्तियारात वो उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह जैसे जहांगीरी, जैसे आखिरी सिर्फ बात की, जैसे जहांगीरी जो है उन्होंने एक बड़ी बारीक बात की थी, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बैरून मुल्क से भी फॉरेंसिक करवाएंगे। तो अगर बैरून मुल्क वाली बात आ गई तो कहीं फिर इलेक्शन कमीशन पे ही ना आ जाए सारी चीजें। नहीं सर, एक बात बताएं, और ये अब वेरी क्विकली कि अब मतलब कि बट ये अब जो ऑर्डिनेंस पास कर दिया और जिस तरह वो चले गए ईसीपी में, अब जहांगीरी साहब या बाकी जुडिशरी या पीटीआई तो कुछ नहीं कर सकती, मतलब कि चेकमेट तो हो गया ना सर। जी देखिए, अब मेरा नहीं ख्याल कि कल कोई स्टे मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चांसेस कम है। किस चीज के? इनको कैंडिडेट्स को, पीटीआई कैंडिडेट्स नहीं, बट वो तो ईसीपी में चले गए ना बॉस। नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईसीपी की प्रोसीडिंग को चैलेंज किया है, चैलेंज किया गया, वो ईसीपी को रोके, क्योंकि वो केस जैसे आमिर फारूक साहब के पास है, तो बज़ाहिर वो इस किस्म के स्टे कम देते हैं। अगर ये बड़ा सरप्राइज होगा कि वो स्टे कल दे दें, तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सेम पेज एक था, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा फ़र्क आया लाहौर हाई कोर्ट से वहाँ, क्योंकि उन्होंने ट्रिब्यूनल ऐसे मेंबर बनाए। अदरवाइज तो परेशानी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसला ये है कि यहाँ भी कोई ऐसी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई हुकूमत को इलेक्शन डिस्प्यूट के मामले में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में ये कोई मसला नहीं है। देखें, अब वो काजी साहब जब कल चीफ जस्टिस कह रहे थे कि पूरा सच बोलें और ये वो, तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो लोग बात भी कर रहे हैं कि फॉर्म 45-47 की जमहूरियत में कि जी किसका मैंडेट है क्या है, तो वो पटिशन भी उनके पास पेंडिंग है, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि बात वही है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो इस तरह के सूरत हाल है कि इसी तरह चीज़ों को प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन चीज़ें इतनी एक्सपोज हो रही हैं दिन ब दिन कि आप एक तरफ हुकूमत या इलेक्शन कमीशन को इकदाम करती है, दूसरी तरफ से कुछ और हो जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल है इस वक्त हालात, इस चीज़ों को कंट्रोल करना। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये चीज़ें फ़र्क जो पड़ा है वो सिर्फ 8 फरवरी का इलेक्शन, फिर 6 जजेस ने उसके बाद जो खत लिखा है, उसके बाद चीज़ें अब कंट्रोल में नहीं हो रही हुकूमत। सर वेरी क्विकली, हाँ आप इसमें एक चीज़ मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ कि 8 फरवरी इलेक्शन जो हुए उस पर इलेक्शन कमीशन की जो साख है उस पर सीरियस किस्म के सवालात हैं कि इलेक्शन कैसे हुए। सर अगर इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया कि जैसे जहांगीरी उसको रिडंडेंट करके उनको साइड लाइन करके एक रिटायर्ड जज ले आए, तो मेरा ख्याल है रहती जो थोड़ी बहुत साख रह गई है वो भी जाती रहेगी। इलेक्शन कमीशन को ये, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फोर्स करें कि वही अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो चला रहे हैं तो चलाने दें, मतलब स्याह सफेद सामने आ जाएगा, चंद दिनों में सामने आ जाएगा। अगर जैसे जहांगीरी के ऑर्डर इतने सख्त हैं तो फिर तो डेफिनेटली अच्छी बात है कि चीज़ें स्क्रूटनी अच्छे तरीके से हो जाएगी। नहीं सर, बट मैं यही तो आपसे पूछूं ना कि आपके ख्याल में अब कोई फर्क पड़ता है किसी को कि कोई जितनी कोई मतलब कि साख्त मजरू हो गई है, सॉरी मेरी उर्दू जरा कमजोर है ना, तो वो मजरू होगी तो थोड़ी और मजरू हो जाए, अब किसी को है ना नहीं है। देखें बात इसमें बात आपकी ठीक है, मॉरल अथॉरिटी सब की क्वेश्चन है इस पे। ये एक मसला पीटीआई को जो एडवांटेज हुआ वो ये हुआ कि इस वक्त अदालत का क्लैश एग्जीक्यूटिव और खासकर मुक़्तदर हलकों का, उससे ये हुआ है कि अदालतों से जो चीज़ें जिस तरीके से एक्सपीडाइट हो रही हैं वो परेशान कौन है। और कोशिश की गई है बैक चैनल जो डिप्लोमेसी इस्तेमाल की, जजेस को के साथ बातचीत की जाए, कोई रिटायर्ड जजेस की खिदमात हासिल की गई, उनको किसी को कराची से बुलाया गया कि समझाया भी गया कि देखिए माशाल्लाह लग सकता है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो जजेस हैं तो लोगों ने इस वक्त वो पीछे नहीं हट रहे। और अब देखें सूरत हाल, क्योंकि बात डराने वाली हो रही है, लेकिन बज़ाहिर ये है कि डराया नहीं समझाया जा रहा है सर, गलत लफ्ज़ मत इस्तेमाल किया। क्या करते हैं आप? अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है अभी, मुझे ही डरा दिया आपने। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी बैक। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें साकिब बशीर साहब से और हसनात मलिक साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं कोर्ट रूम और सियासत की। जी साकिब साहब, तो अब बताएं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितने केसेस हैं इस तरह के?
सुप्रीम सूरत हाल जो है वो बड़ी बदल रही है। एक तो आप देखें कि ये रिसेंटली 1971 के हवाले से एक पोस्ट आई थी, एक्स पोस्ट, तो उस पर FIA ने बड़ा एक्टिवली इंक्वायरी शुरू की, फिर अडयाला जेल भी गए, फिर नोटिस भी हो गए सारे। लेकिन उसके हवाले से अब ये खबर है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके पास ये केस लगा था रऊफ हसन बैरिस्टर गोहर का, तो उन्होंने कहा है कि नो एडवर्स एक्शन टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो ये इसका मतलब ये है कि अब जितने केसेस, अगर इस किस्म की सिचुएशन में नए जो केसेस बन रहे हैं उसके हवाले से ये एक परसेप्शन है कि शायद एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो जेल में रखना और ये वो इमरान खान साहब के हवाले से, तो मुझे ऐसा नहीं लगता मुश्किल हो जाएगा अथॉरिटीज के लिए। अब देखें ये केस जो है, इस केस के हवाले से ये बताया जा रहा था और बताया जा रहा है कि ये बड़ा मजबूत केस है। अब 25 जून को FIA को बुलाया उन्होंने, FIA से फिर पूछेंगे कि बताएं इसमें क्या है, कैसा है, किस तरह है, किस तरह ये जो मजबूत केस तो हमें पहले कहा गया था, मुझे हो सकता है गलत हो, आप लोग ज्यादा देखते हैं, पहले हमें कहा गया कि तोशा खाना का केस बड़ा मजबूत था, फिर कहा गया साइफर का केस बड़ा मजबूत है, अब कहा जा रहा है 190 मिलियन पाउंड वाला केस बड़ा मजबूत है। ये अब बताएं मजबूत है कौन सा वाला? वैसे केस एक ही मेरी नजर में ना, जितने केसेस हैं 190 मिलियन पाउंड केस भी वैसे स्ट्रांग है। अब देखेंगे उसको कैसे प्रोसिक्यूशन लेके चलती है। लेकिन साइफर का केस एक था जिसपे ये समझा जा रहा था शायद, लेकिन नहीं समझा जा रहा था, कि वो ट्रायल ठीक नहीं हुआ, जो प्रोसिक्यूशन है उसने उसका फेलियर था, ट्रायल भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उसमें छोड़ दी, खास तौर पर जो साइफर की कॉपी थी, उस साइफर की कॉपी को वो जज को भी नहीं दिखाया। मतलब जज को दिखा देते ना, एक फॉर्मेलिटी भी हो जाती कि जज साहब एक सील्ड इनवेलप आता, खोलते, देखते, सील करके वापस दे देते, किसी और को ना दिखाते, तो फिर भी कम से कम वो उसका कंसिडर हो सकता। अब वो कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा क्या चीज़ मिसयूज हुई है हमें तो नहीं पता। मतलब एक चीज़ सामने होगी तो पता चलेगा ये मिसयूज हुई है, अब पता चलेगा दूसरा ट्विस्ट की है, उन्होंने कहा ये सामने होगी तो पता चलेगा ये ट्विस्ट हुई है। फिर उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि जो किसी एनिमी कंट्री वाला, वो भी कोई उनके पास सबूत ही नहीं था। तो साइफर का केस बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा फेलियर है। ये गवर्नमेंट को इंक्वायरी भी करनी चाहिए, ये कौन इसके पीछे था, बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत वक्त वो अपने आप को बड़ी जिम्मा सिर्फ ये कह कर नहीं वो जजेस जो है वो उधर हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी केस डे 1 से साइफर का कवर किया है, इसमें ये चीजें नजर आ रही थी, जो फैसला आया ये नजर आ रहा था। तो सर ये मुझे बताएं फिर आप दोनों वो कि प्रोसिक्यूशन जब केस कमजोर पेश करती है तो ये तो मतलब कि ये ऐसे ही हो जाता है, इतनी इनकॉम्पिटेंस है। मसला ये है कि जब पता हो कि सजा होनी है तो केयर नहीं की जाती। प्रोसिक्यूशन के लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमने भी कहा कि कॉपी हमें दें, साइफर की नहीं दी। ये वही मामला है जिस जो रेलेवेंट अथॉरिटीज थी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज थी। जैसा कि आपको पता है कि कलभूषण केस है, इसमें एक ओपिनियन थी कि अगर आप कौंसलर एक्सेस दे के ट्रायल करेंगे तो कुछ, जब ये कौंसलर एक्सेस नहीं हुआ तो ICJ की तरफ से भी ये आ गया कि उनको फिर देनी पड़ी। तो इसी तरह इस तरह के मामला जो होते हैं लीगल, मेरा ख्याल है कि वकीलों की बात माननी चाहिए और उन्हीं की सुननी चाहिए। बगैर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब लकी हैं कि जिस तरीके से उनको ट्रायल किया गया, अदरवाइज केस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि प्रामा फेशियाई ये केस उस कैटेगरी में फाल होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिसमें 2 साल सजा होती थी। लेकिन क्योंकि ट्रायल इस कॉन्फिडेंस और गलत तरीके से किया गया कि एक तो सजा 10 साल उस कैटेगरी में जिसमें सजा मौत या उसमें डाला गया जो जिसका मटीरियल ही नहीं था। उसमें यह था कि किसी एनिमी कंट्री के साथ इन्होंने कोई जो वो कॉन्स्पिरेसी साजिश की, वो कोई चीज मटीरियल ही नहीं था। लेकिन ये था कि आपने एक कम्युनिकेशन थी डिप्लोमेटिक, उसको आपने यूज किया पॉलिटिकल पर्पज के लिए, वो तो एक सच है, वो तो हकीकत है। लेकिन जिस तरीके से वही मैं बता रहा हूँ कि उसका ट्रायल, इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। 3-4 प्राइवेट प्रोसिक्यूटर एंगेज किए गए, वकील एंगेज किए गए, फीस दी गई पब्लिक एक्सचेकर से, तो फिर किस चीज़ के लिए ये चीज़ें होती हैं कि आखिर में जो है ये लोग एक्विटल हो जाती है और जो सबसे कंजर्वेटिव माइंड जजेस वो एक्विटल दे रहे हैं। यही जस्टिस आमिर फारूक थे, इन्होंने बेल रिजेक्ट की थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, और जब इनका ऑर्डर चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो जस्टिस सरदार तारिक थे, उन्होंने कहा जी सिर्फ बगैर तो इस ऑर्डर में लगता है कि एक रस्सी डालनी है, यानी इतना सख्त ऑर्डर था। और यही जज थे जिन्होंने एक्विटल दे दी। तो हालात और सर्कमस्टेंसेस का भी बड़ा फर्क होता है अदालतों।
अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, और बाबर सत्तार साहब का जो कंटेम्प्ट वाला है वो उस पर भी बात करिएगा। बात करता हूँ, सिर्फ एक चीज मैं रख दूं कि एक जो नैरेटिव जब बयानिया की बात आ रही थी तो आजम खान और इमरान खान साहब की ऑडियो आई थी, उस पर बहुत ज्यादा बात हुई, आज भी की जाती है कि वो ऑडियो मौजूद है, वो बात कर रहे हैं, इसके बावजूद अदालतों ने क्यों नहीं किया। आप हैरान हो जाएंगे, ये बतौर सबूत तो ना पेश किया ना पेश कर सकते थे, वो फिर बताना पड़ता, प्रोसिक्यूशन ने ये बतौर सबूत पेश ही नहीं की। तो जब पेश नहीं की तो अदालत के सामने तो चीज है ही नहीं, अदालत ने क्यों देखनी है? क्योंकि वो पता चलना था ना ये टेप किसने की है, कैसे की है, किस हाले से की है, वो उस बंदे का फिर बयान होना। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, देखते हैं क्या होता है। यू थिंक के हुकूमत इसको चैलेंज कर रही है? बिल्कुल, उसके पास तो कोई चारा नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्योंकि कारी फैसल साहब की जजमेंट भी है उदैबिया केस में कि प्रोसिक्यूशन की गलतियों का कसूर वार हम बार बार अक्यूज का क्या कि दोबारा उनका ट्रायल भेजें, क्योंकि वो भी केस बड़ा स्ट्रांग था। और सर अब आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम क्विकली। हाँ, के केस में जो एक तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा हमें तो कुछ पता नहीं है। एफआईए ने कहा जी ये जो अकाउंट्स थे ट्विटर के, एक्स के की रीट्वीट ट्वीट्स, बाकी भी इदारों ने इसी तरह मिली जुली जो है वो कुछ दी हैं। बल्कि जस्टिस बाबर सत्तार के केस में जो पैमरा ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें असनात मलिक साहब और मेरी जो गुफ्तगू थी मुख्तलिफ चैनल पे उसको भी शामिल किया गया। हालांकि गए आप दोनों भी। तो उसमें जो दिलचस्प जो मामला है वो ये है कि उन्होंने सवाल उठाया है कि जो खुफिया इदारे हैं उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उनके पास नई वो एबिलिटी नहीं है कि वो एक्सेस कर सके। उन्होंने एक मिसाल दी है, क्या एक्सेस कर सके? कि जस्टिस बाबर सत्तार की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हुई है इसको कैसे एक्सेस करना है, और ट्विटर अकाउंट जो पहला था उसको कैसे एक्सेस करना है। उन्होंने उसकी एक एग्जांपल दी है। उन्होंने कहा कि एक ब्लास्फेमी का अगर किसी प्राइम मिनिस्टर पे या आर्मी चीफ या किसी भी हायर अथॉरिटी पे कोई ऐसा एलिगेशन लग जाता है और खतरनाक किस्म का, तो क्या यही इदारे उस वक्त ये कहेंगे कि हमारे पास तो कोई सलाहियत ही नहीं है? और अब नेक्स्ट हियरिंग पे पता चलेगा कि ये सारे इदारे, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, एफआईए का साइबर क्राइम विंग वो भी एक्टिव है, आईबी है, बाकी इदारे हैं, सारे एक्टिव हैं। तो वो देखेंगे कि फिर कैसे उस तक पहुंचते हैं कि उन बंदों तक कि जिन्होंने ये लीक किया, जो इनके पीछे थे, वो जो सर्वर है उसको किसने एक्सेस किया, ये सारी चीजें वैसे पता चल जाती हैं अगर चलाना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं उन हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे भारतीय इलेक्शंस का। भारत में जनरल इलेक्शंस हुए, तकरीबन 550 जो नशिस्तें थीं उनके ऊपर वोटिंग हुई, और जो गिनती मुकम्मल हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने अब तमाम नताइज का ऐलान कर दिया है। ये ऑब्वियसली जैसे कि एक्सपेक्ट सब कर ही रहे थे, बीजेपी ने हैज़ इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। वो 240 नशिस्तें लेके, यानी कि 240 सबसे आगे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 यानी कि 99 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पर, और समाजवादी पार्टी 37 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। इस तरह फिर ऑब्वियसली और भी रीजनल पार्टीज जिनको कहा जाता है उनके नंबर्स हैं। हुक्मरान जमात जो है उसको सिंपल मेजॉरिटी के लिए पार्लियामेंट में 272 यानी कि 272 सीट्स की ज़रूरत है। इत्तेहाद मगर जो इनका है उस की जब पार्टीज़ जो एलाइड पार्टीज़ हैं उनको शामिल करें तो वो 295 295 नशिस्तें जो है वो उनको हासिल हो चुकी हैं, जबकि जो अपोजिशन का अलायंस है उनकी तकरीबन 230 सीट्स हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है वज़ीर आज़म की पोस्ट से, और अब वो नई जो हुकूमत है उसको बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये वो तीसरी दफ़े वज़ीर आज़म बनेंगे मुल्क के, और कहा जा रहा है कि तारीख़ में इससे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू 3 दफ़े वज़ीर आज़म रहे हैं मुल्क के। इन सारे मामलात पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत भूषण साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स और साबिक एडिटर द टेलीग्राफ दिल्ली। वेलकम टू द शो सर। जी सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऑब्वियसली
बात तो यही हो रही थी कि इस दफ़े भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी, सबसे बड़ी जमात होगी, मगर फिर भी जो नताइज सामने आए, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी इलेक्शंस में, फ़र्क है। और उसकी वजह से मेरे ख्याल में जो अपोजिशन की अलायंस है वो भी ये कह रही है कि उनकी जीत है। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की हार है। भारतीय जनता पार्टी जो उनकी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी भी ये डिफीट है। ये अपनी हार पर जीत का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। इनकी मेजॉरिटी नहीं आई है। मेजॉरिटी जैसे आपने खुद कहा 32 सीट पीछे हैं। तो 24 घंटे में जिस मोदी सरकार की बात करने वाले लोग अब एनडीए सरकार की बात करने लग गए हैं, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इट्स अ विक्ट्री दैट सीम्स लाइक डिफीट एंड इज बीइंग डिस्कस्ड लाइक दैट इन द कंट्री। लोग जानते हैं कि मोदी हार गए हैं, बीजेपी हार गई है, लेकिन अपने जो अलाइज हैं उनके साथ वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे, ऐसा तो लगता ही है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो एक इत्तेहादियों के साथ मिलके हुकूमत बनेगी, चाहे वो तीसरी दफ़े वज़ीर आज़म हो जाएं, क्या फ़र्क होगा? मतलब कि इत्तेहादियों की वजह से पॉलिसीज़ आपके ख्याल में, या जो एजेंडा था या मैनिफेस्टो था बीजेपी का, जो उनके इरादे थे, उसमें कितनी अब आप तब्दीली देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इत्तेहादियों के साथ मिलके हुकूमत बनाते हैं तो कुछ उनका भी आपको एजेंडा जो है उसको सामने रखना पड़ता है, कुछ अपने जो आपके प्रायोरिटीज़ होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। आरिफा जी, 2014 में और 2019 में भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था और उसके लीडर नरेंद्र मोदी ही थे। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई इन्होंने अलायंस की सरकार पहले भी चलाई है। लेकिन एक बड़ा फर्क ये है कि 2014 में भी और 2019 में भी बीजेपी की मेजॉरिटी अपने आप से थी। उनको अपने अलायंस की जरूरत नहीं थी मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने के लिए। इस बार बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए बीजेपी और उसके अलायंस के बीच की इक्वेशंस अब बदल जाएंगी। अब डिपेंडेंस बीजेपी की अलायंस पे ज़्यादा होगी। इसका असर ये होगा कि जो इनका हिंदू मेजॉरिटेरियन एजेंडा है उसको इन्हें मॉडरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो दो बड़ी सहयोगी पार्टियां, जो दो अलाइज इनके हैं, जनता दल यूनाइटेड बिहार से नीतीश कुमार की, और दूसरी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश से, ये दोनों इनकी तो मुस्लिम इलेक्टोरेट है, ये एंटी मुस्लिम हो ही नहीं सकते हैं। तो इससे इनका जो हिंदुत्व एजेंडा है वो तो डेफिनेटली मॉडरेट होगा, नहीं होगा तो सरकार टूटेगी। एक दूसरा ये कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इनको अब अपने अलाइज से पूछना पड़ेगा। उनको आप अब सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। 5 अगस्त 2019 की तरह रातों रात जैसे कि आपने कश्मीर से 370 को डाइल्यूट कर दिया, स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, एक भली चंगी स्टेट को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए और बाकी लोग कुछ नहीं कर पाए, मुंह देखते रह गए, ये अब नहीं कर पाएंगे। जो भी आप करेंगे पूछ के करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को खतरा रहेगा। यानी कि पॉलिटिक्स दोबारा से भारत में अब नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। नॉर्मल पॉलिटिक्स हो जाएगा, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होगा। पॉलिसीज के ऊपर नरेंद्र मोदी को जज किया जाएगा, किसी मंदिर के ऊपर नहीं या मस्जिद तोड़ने पर नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली बहुत गुफ्तगू ये भी हो रही थी और गालिबन कांग्रेस ने इसको इस्तेमाल भी किया फॉर देयर कैंपेन कि इस दफ़े जब बीजेपी की हुकूमत आएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत तब्दीलियां करेंगे। कौन सा ऐसा एजेंडा था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स का जो अब आपके ख्याल में खटाई में पड़ गया है? देखिए, ये कांग्रेस का कहना नहीं था, ये बीजेपी के एक एमपी ने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के एक मेंबर ने कहा था कि खाली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से काम नहीं चलेगा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा। यानी इंडिया शुड मूव टुवर्ड्स द सेकंड रिपब्लिक, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली। तो जब मोदी ने ये नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो लोगों ने उसमें समझा कि 5043 सीटें होती हैं हमारी लोकसभा में, लोअर हाउस में, उसका 2/3 चाहिए होता है आपको
अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदलना भी है या चेंज भी करना है, लिखना दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना तो अलग बात हुई, वो 2/3 382 के करीब पड़ता है। तो 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने खुद कहा, इनके एमपीज कह रहे हैं, इनके एडवाइजर्स कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है। तो ये बात जो है नागवार गुजरी इन लोगों पे, जो दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल्स हैं, जिन लोगों को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत जॉब रिजर्वेशंस मिलती हैं सरकारी नौकरियों में, और जिनको रिजर्वेशन मिलती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, उनको लगा कि ये लोग आके हमारी रिजर्वेशन खा जाएंगे और भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये ख़त्म कर देंगे। तो इसके कारण भी ये लोग हारे हैं। तो कांग्रेस ने जो कहा है वो यही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ग्राउंड पे लोग ऐसा कह रहे हैं, और कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमान से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं भारत भूषण से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इलेक्शंस हुए हैं इंडिया में उन हवाले से। जी भारत साहब, अब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली एक तरफ तो बीजेपी है, उनकी अब आने वाले दिनों में हम हुकूमत देखेंगे, मगर ऑपोजिशन भी मजबूत होके सामने आई है इस इलेक्शन के बाद। ख़ास तौर पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब आने वाले दिनों में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा सियासत पे? बिकॉज बहुत तनकीद हमने पिछले दिनों में सुनी कि ऑपोजिशन इतनी कमज़ोर थी कि शायद उनको भी एक तरीके से विक्टिमाइज करना आसान था, और वो हमने होते भी देखा। इलेक्शंस में अरेस्ट हुए, राहुल गांधी खुद पार्लियामेंट से एक दफ़े डिस्क्वालीफाई हुए। देखिए, पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ खास तौर पे नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के नंबर्स इतने ज़्यादा थे। पिछले पार्लियामेंट में 303 नंबर थे, 303 सीटें थी 543 में से। तो जो मर्जी चाहे कर सकते थे, बुलडोजर चला सकते थे, पार्लियामेंट में भी चला रहे थे, बाहर भी चला रहे थे। लेकिन अब इस इलेक्शन के बाद एक मजबूत अपोजिशन पार्लियामेंट में होगा और सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से गवर्नमेंट एजेंसी का इस्तेमाल ऑपोजिशन के ऊपर कर सकते हैं, करेंगे। लेपर्ड डजंट चेंज स्पॉट्स। इनको मालूम है कैसे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। डराना धमकाना चलता रहेगा, लेकिन शायद उस फेयरलेसनेस के साथ नहीं हो पाएगा जितना पहले करते थे। पर मैं नहीं मानता कि इनकी ये पॉलिसीज चेंज होंगी कि कभी पुलिस छोड़ दी किसी के पीछे, कहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो छोड़ दिया, कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छोड़ दिया। ये करते रहेंगे, पर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो शायद कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, और बहुत साल हम ये सुनते रहे, बहुत तनकीद होती रही राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, मीडिया में भी आपके। अब क्या इस इलेक्शन के बाद अब वो उसमें आपको लगता है कि कोई परसेप्शंस में तब्दीली आएगी? क्या कोई कांग्रेस के अब हम रिवाइवल की बात कर सकते हैं, और इज इट जस्ट यू थिंक क्या कहें कि इट्स अ टेम्पररी थिंग जो इस इलेक्शन में हमने होते हुए देखा है? देखिए, कोई नहीं कह सकता क्या चीज़ टेम्पररी है, क्या परमानेंट है पॉलिटिक्स में, लेकिन कांग्रेस के रिवाइवल के सिग्नल इस इलेक्शन में इन रिजल्ट्स में आए हैं। पर सबसे बड़ी बात ये हुई है कि राहुल गांधी हैज इमर्ज्ड एज अ पीपल्स लीडर, क्योंकि उन्होंने मोदी ने जितनी भी गालियां दी उनका जवाब नहीं दिया। मोदी ने जितना हिंदू मुसलमान किया उस चक्कर में नहीं फंसे। वो केवल लोगों की बात करते रहे, आम आदमी की जिंदगी की बात करते रहे कि देखिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है 44.5% था पिछले साल, तो मोदी सरकार ने क्या किया उसके बारे में। लाइवलीहुड की बात करते रहे, फार्म क्राइसिस की बात करते रहे, वेलफेयर मैकेनिज्म की बात करते रहे, यानी वो अपने एजेंडे से नहीं हटे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पीपल्स इशू रेज करने का ट्रांसफॉर्मेशन आया है राहुल गांधी में, ये जो उन्होंने 2 बड़ी यात्राएं की, वॉकाथॉन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ एंड देन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसके वजह से हुआ है। क्योंकि
पैदल चलते हुए बहुत सारे लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी, समझा लोगों को। भारत को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप या तो पैदल चल के गांव में जाएं या आप ट्रेन से जाएं, लोगों से बात करें। मोदी जी का आप देखेंगे वन वे कम्युनिकेशन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं है, खैर कोई सवालों का जवाब नहीं देते, लेकिन उनको लगता है उन्हें सब कुछ पता है और वो इसलिए हर महीने रेडियो पे जाके मन की बात करते हैं, जो उल्टा सीधा मन में आता है बोलते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। लेकिन राहुल गांधी ने जनता, लोगों के, आवाम की मन की बात सुनी, समझी और उससे उनकी लीडरशिप और उनका पर्सोना शेप अप हुआ है और उसका फायदा कांग्रेस को इस चुनाव में, इस इलेक्शन में हुआ है। वेरी क्विकली भारत साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या अब आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पे कोई आप फर्क देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा हूं। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, बीजेपी पावर में रहेगी, वो भारत की आवाम का दिमाग खराब करती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान को वो यूज करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए शॉर्ट फॉर्म के रूप में। डॉग विसिल है कि ये पाकिस्तान सपोर्टर है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो भारत में मुसलमान हैं वो भारत के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन हैं और अपनी चॉइस से यहाँ पे रह रहे हैं। उनको आप चॉइस भी दे दें कि आप जाना चाहेंगे पाकिस्तान, एक भी जाना नहीं चाहेगा। तो और इन्होंने रिश्ते इतने खराब कर दिए हैं और लार्जली अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कि उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होगा। कोई नई सरकार आएगी भी कभी फ्यूचर में, उसके लिए भी मुश्किल होगा। हाई कमिश्नर्स नहीं है दोनों देश में, डिप्लोमेट्स का नंबर जो है 50% से कम हो गया है, वीजा तो देते ही नहीं है, पाकिस्तान न हुआ जैसे किसी को गाली देना हो गया। तो ये इन्होंने जो पूरा माहौल खराब कर दिया है, मुझे नहीं लगता ये खुद उसको सुधारेंगे और न सुधरने देंगे। अगर कोई प्रेशर बाहर से आए, एक्सटर्नल प्रेशर, तो शायद कुछ मामला सुलझेगा, वरना अपने आप से ये पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधारेंगे। लेकिन अपने आप को कहते रहेंगे हम विश्व गुरु हैं, दुनिया के लीडर हैं। अरे आप अपने रीजन में किसी के दोस्त नहीं हैं तो आप दुनिया के क्या होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।